सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। चेयरमैन सेनेट को हटाने का मामला है और आज तमाम तर जो सेनेटर्स हैं उन्होंने करारदाद भी जमा करवा दी है सवाल एतमाद के हवाले से और ख़ासी मजबूत पोजीशन है अपोजिशन की। 26 अरकान के दस्तखत दरकार हैं इस करारदाद पर और अब तक 38 अरकान जो हैं वो दस्तखत कर चुके हैं और अब रिक्वेजिशन भी इजलास बुलाने के लिए जमा कराई गई आज सेनेट सेक्रेटेरिएट में और 14 रोज़ बाद ये इजलास बुलाया जाएगा। साथ ही साथ जो रेबर कमेटी है वो भी एक्टिव हो चुकी है। चेयरमैन सेनेट कौन होगा इस हवाले से भी गौर किया जा रहा है। 2 नाम हैं जो जिन पर ज़्यादा गौर किया। राजा ज़फ़र अलग का नाम भी ज़ेर गौर है और इसके अलावा रज़ा रब्बानी का नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन कौन होगा नया चेयरमैन सेनेट, और ये वही चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद लेकर आई थी और अब खुद ही हटाने जा रही है। तमाम तर मामला पर बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा ज़ियाउल हक, ज़ियाउद्दीन क्या मामलात हैं? अब ज़ाहिर जो अपोजिशन की पोजीशन है वो तो बड़ी मजबूत है, लेकिन क्या नाम कोई सामने आया है, कोई फाइनलाइज हुआ है या फिर रेबर कमेटी में ही नाम फाइनलाइज होगा? जी सुमैया, देखें आज सेनेट में अपोजिशन जमातों का जो इजलास था वो आज मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा ज़फ़र हक ने की। आज चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुश्तरका फैसला किया गया। एक करारदाद की सूरत में तमाम सेनेटर्स ने 38 सेनेटर्स ने करारदाद पर दस्तखत किए। 26 जो सेनेटर्स थे उनकी दस्तखत ज़रूरत थी, लेकिन 38 सेनेटर्स ने वो करारदाद पर दस्तखत की और इसी के साथ साथ सेनेट इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन भी जमा करा दी है। सेनेट में जो ऐवान बाला है उसमें जो सेनेटर्स जो तादाद है वो अपोजिशन की ज़्यादा है और आपको याद हो कि रहबर कमेटी में भी इजलास हुआ था, उसमें जो अपोजिशन की बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि जो बड़ी जमात है सेनेट में उन सेनेटर्स में से चेयरमैन सेनेट का जो नाम है वो आगे जाए, तो तक वो फैसला नहीं हो सका क्योंकि रेबर कमेटी के जो इजलास है वो 11 जुलाई को होना है। असल जो चेयरमैन सेनेट के जो नाम पर मुशावरत होगी वो 11 जुलाई को रेबर कमेटी में होगी और इसी रेबर कमेटी में फैसला होगा कि किन नामों पर इत्तेफाक किया जाए। सामने आ रहे हैं ज़ियाउद्दीन, आपके पास क्या खबरें? जी जरा ये बताते हैं कि जो सेनेट में ऐवान बाला है उसमें जो तजुर्बा कार जो हैं सेनेटर, उनमें लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा ज़फ़र हक भी हैं और इसी के साथ साथ शरी रहमान भी है और सेनेटर रज़ा रब्बानी भी है। ये जो फैसला है जो नामों पर गौर होना है वो रहबर कमेटी में होना है, जो कि 11 तारीख होगी। शरी रहमान का नाम भी सामने आ रहा है ज़ियाउद्दीन? जी जरा हमें बताते हैं क्योंकि जो सीनियर जितने भी सेनेटर्स हैं ऐवान बाला में उनके नामों पर गौर किया जा रहा है, लेकिन इस पर अभी हतमी फैसला नहीं हो सका और रेबर कमेटी में चूंकि जो पिछली रेबर कमेटी में जो इजलास हुआ उस पर भी नाम इत्तेफाक नहीं हो सका था, तो 11 जुलाई में जो आने वाला जो इजलास है रेबर कमेटी में उसमें बाज़ाब्ता तौर पर ये नाम भी जारी कर दिए जाएंगे और जो सेनेट में जो चेयरमैन शिप के लिए जो उम्मीदवार है उनको सामने लाया जाएगा और बाकायदा एक तहरीक अदम एतमाद के जरिए ये प्रोसेस होगा। 14 दिन के अंदर ये बुलाने के ये इब्तिदा की गई है। चेयरमैन सेनेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इजलास बुलाएंगे। इजलास रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बुलाया जाता है और इसी के साथ साथ आज जो अपोजिशन की जानिब से जो करारदाद है और जो सेनेट इजलास बुलाने की जो रिक्वेजिशन है वो जमा करा दी है। बिल्कुल सही, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 11 जुलाई को बिल्कुल सही जो रेबर कमेटी का इजलास है उसी में फैसला किया जाएगा कि नया चेयरमैन सेनेट कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ियाउद्दीन, हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे तमाम सूरत हाल से। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देती हूँ। फैसल अयाज साहब पाकिस्तान से में ज्वाइन कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे निसार चीमा साहब। फैसल साहब, गुफ्तगू आगाज़ में आपसे करती हूँ। हुकूमत जो है
बड़ी सोच विचार करी जनाब काबीना के इजलास में भी, ये तमाम तर लाएअमल मुरतब किया जा रहा है कैसे निपटा जाए इस तरह के अदम एतमाद से। लेकिन पोजीशन तो आप लोगों की मुस्तहकम नहीं है सेनेट में, नंबर गेम जो है वहाँ पर आप लोग मात खाते हैं, तो फिर कैसे निपटेंगे इस चीज़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेट में ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन के पास नंबर ऑफ़ वोट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन आपने देखा जब उन्होंने रिक्विजिशन फाइल की या जो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के लिए साइन किए तो 38 लोगों मेंबर्स ने उस पर साइन किए हैं, जबकि 46 जो है वो तो एक्चुअल उनकी अपनी तादाद है पीपल्स पार्टी और PMLN की मिला ली जाए तो, जबकि नंबर ऑफ वोट्स का भी अगर पिछले का मुआजना किया जाए तो 56 अपोजिशन को मिले थे और चेयरमैन सेनेट को 46 अपोजिशन को मिले थे और 56 जो है वो चेयरमैन साहब को मिले थे। तो ये आप इतनी आसानी के साथ इस बात को नहीं कह सकते कि अपोजिशन जो है अपना टारगेट अचीव कर लेगी। इस पे 26 अरकान के दस्तखत होने चाहिए, उसके बावजूद भी तादाद ज्यादा है। रिक्वायरमेंट तो देखें ना, रिक्वायरमेंट तो 26 है, लेकिन जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ थी 46 तो उनकी अपनी दो जमातों की स्ट्रेंथ है, PMLN और पीपल्स पार्टी की, तो 38 लोगों ने उस पर साइन किए। तो ये क्वेश्चन मार्क जरूर है कि कुछ लोग इनके साथ शायद नाराज हैं, वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन तो फिर भी पोजीशन तो मजबूत है, आसानी के साथ आप लोग क्या रोक पाएंगे? नहीं, चले ठीक है, वो तो आपकी बात सही है कि कुछ लोग नहीं होंगे साथ, लेकिन फिर भी पोजीशन उनकी मुस्तहकम है, आप रोक पाएंगे उनको? देखिए, मैं तो आपको पिछला जो सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें भी जो लोगों की आरा थी वो मुख्तलिफ, लेकिन जो रिजल्ट आए वो मुख्तलिफ थे। तो इतनी आसानी के साथ जो अपोजिशन अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल समझ रही है, मैं समझता हूँ कि ऐसी कतन कोई बात नहीं। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इतनी आसानी से नहीं होगा मामला, जब ये मामला होने जाएगा पाया तकमील को तो हालात बदल भी सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, इसमें आज़ाद अराकीन भी शामिल हैं और छोटी और भी जमातें हैं, उनके अराकीन भी शामिल हैं। तो ये नंबर ऑफ़ गेम जो है, नंबर ऑफ़ वोट, इस पर डेफिनेटली दोनों लोगों को, चाहे गवर्नमेंट है या अपोजिशन, इन पे दोनों को मेहनत की ज़रूरत होगी। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जो है वो जितने आसानी के साथ अपोजिशन जो है ये समझती है कि हम अपना चेयरमैन सेनेट बना लेंगे, मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी के साथ बना सकेंगे। चलें, ये एक अलग मामला है, आसानी के साथ बनाएं या मुश्किल के साथ बनाएं, अहमियत होगी। बिल्कुल सही। ये वही सादिक संजरानी साहब हैं, जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तो आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इनको लाने की जद्दोजहद की थी। अब यही पीपल्स पार्टी है जो ऑपोजिशन में है, वो नून लीग के साथ मिलकर इनको हटा रही है। तो क्या ये सिर्फ इसीलिए है कि वो ऑपोजिशन में है तो अब वो ठीक नहीं है? जब वो खुद ऑपोजिशन में थी आपके साथ तो सादिक संजरानी को लाने के लिए आपसे गठजोड़ कर लिया था। जी फैसल साहब, आपने मेरे से सवाल किया, दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं नहीं, ये वही सादिक संजरानी साहब है ना, जो आप दोनों ने, आपने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इनके लिए ज़ाहिर तमाम तर मामलात किए और ये आ भी गए चेयरमैन सेनेट। लेकिन आज पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में है, आप लोग नहीं हैं, तो आज सादिक संजरानी साहब उनके लिए सही नहीं है। देखिए, अब उन पर एतमाद नहीं रहा पीपल्स पार्टी की बात नहीं, पाकिस्तान तरीके बात यह है कि एतमाद नहीं रहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं रहा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सजाद सजरानी साहब को जो सपोर्ट किया, तो आज भी हम उनके साथ स्टैंड करते हैं। हम जो बात करते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ, उसको आगे बढ़ने की बात करते हैं। अगर फैसले चेंज किए हैं या चेंज होते हैं तो ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेंज किया है। हमने तो जो डिसीजन बिफोर गवर्नमेंट किया था सेनेट में, आज भी उस पर इंटैक्ट हैं। और मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट ने अपना जो एक लीगली उसका रोल होता है या इस ऐवान बाला का जो एक लीगली प्रोसेस होता है, उसको बड़े एहसन तरीके से चलाया है और उन्होंने अपना काम जो है बड़े एहसन तरीके के साथ किया है। हमने तो उन्हें सपोर्ट कल भी किया था और आज भी उनके साथ खड़े हैं और अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और इस बात की भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो है अपोजिशन अपने मकासद में, जो कि उनका मकसद जो है वो चेयरमैन सेनेट को चेंज करना नहीं, बल्कि उनका जो मकासद हैं, जो उनके लीडरशिप जो जेलों में है और आपने किए करते की वजह से उनको बचाने के लिए इस तरह के इस्तेमाल करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि वो उसमें कामयाब को लेकर आए थे, इसके पीछे क्या मकासद होते हैं, क्या मकासद पूरे करने होते हैं ऑपोजिशन को?
देखिए उस वक्त जो है बरसर इक़्तिदार जो जमात थी वो PMLN उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी और उनके डे वन के साथ हमारा और उनका पॉलिटिकल जो है एजेंडा मुख्तलिफ है। तो हमारी ये कोशिश भी थी और हमने उस पर एफर्ट भी की कि कम अज़ कम जो PMLN का कैंडिडेट है वो कामयाब ना हो, और इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उस वक्त बिल्कुल कामयाब हुई। हाँ। तो आज भी जो हमारा डे वन से पॉइंट था, आज भी हम उस पर इत्तफाक भी करते हैं और उसी पे खड़े हैं। अगर फैसला चेंज किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेंज किया है और आपने जो केसेस हैं उन पे जो मैटर्स उनके सबजुडिस है उनकी बचाव के लिए एक प्रेशर डेवलप करने के लिए ये जो कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो इसमें वो होंगे, हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उनको अदालतों को फेस करना पड़ेगा, अपने केसेस को फेस करना पड़ेगा और यही अदालतें मेरिट के मुताबिक फैसला करेंगी और ये लोग जो हैं एक अपने कैफरे करदार तक ज़रूर पहुँचेंगे। चलें जी, यहीं तक मामला तो हल नहीं होते हैं, अभी खैर और भी बड़े बड़े मामलात हैं। हम ये देख रहे हैं कि नून लीग की जो ज़बान है उसमें कड़वाहट घुलती ही चली जा रही है, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा की ज़ुबान में। और अब इसी हवाले से जाहिर सी बात उनके ऊपर केसेस भी हैं और आज एक खबर सामने आई है कि इवेंट फील्ड में जाली ट्रस्ट डीड साबित हो गई है और अब मरियम नवाज़ को तलब कर लिया गया है और ये तलबी है 19 जुलाई की और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मरियम नवाज़ को ये नोटिस भेजा है और नैब ने मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जाली दस्तावेज़ात पर ट्रायल के लिए ये दरख्वास्त भी जमा करा दी है। इवेंट फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज़ की जो पेश करदा डीड थी वो अब जाली साबित हुई है, कहना है नैब का। और मरियम नवाज़ साहिबा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही हैं, जल्द से जुलूस भी कर रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रही हैं और बार बार वो यही बात कर रही हैं और जजेस को, अदालतों को मिलान करने की भी कोशिश की जा रही है कि इससे उनको कोई फ़ायदा होगा या फिर इस मामले में वो फंस जाएंगी। आफ्ताब बाजा साहब माहिर कानून हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आफ्ताब साहब, 19 जुलाई को तलब किया गया है नैब की जानिब से मरियम नवाज़ को, जाली डीड उनकी साबित हो गई है, कहाँ देख रहे हैं ये मामला जाते हुए, कितनी सज़ा हो सकती है अगर सज़ा होगी मरियम नवाज़ को? तो इसमें जो दोबारा ज़रा सवाल कीजिएगा मैडम। 19 जुलाई को नैब ने तलब किया है मरियम साहिबा को, उनकी जो डेट की जमा कराई थी वो जाली साबित हो गई है। अगर ये ट्रायल में साबित नहीं करने में वो कामयाब होती तो सज़ा कितनी हो सकती है मरियम साहिबा? देखिए, ये नैब का केस है, नैब के अंदर 14 साल सजा है। अच्छा। और इसमें बहुत भारी जुर्माना है और इस तरह के मामला जब कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट तैयार करता है और उससे कोई बेनिफिट होता है किसी को, तो स्पेशली मरियम के लिए ये जो मामला है ये बहुत बड़ा डेंजरस होगा। क्योंकि जेल साजी जो है और एक वज़ीर आज़म की बेटी जेल साजी करती है और एक वज़ीर आला की भतीजी जेल साजी करती है, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसमें सजा जो है जो जेल साजी है उसमें तो 7 साल है और 14 साल तक सजा है और जहाँ तक अगर नैब में किया जाता है तो उसमें भारी जुर्माना भी होगा। लेकिन बार बार यही सवाल उठते हैं ना आफ्ताब साहब के नैब का इदारा जो है वो जानिबदार नहीं है, हुकूमत के साथ मिला हुआ है, वही डिक्टेशन मिलता है उनको, तो ये जो तासुर है इस केस में या किसी भी केस में ज़ाहिर कैसे होगा? देखिए, इसमें 2 तरीका, एक तो जो डीड उनकी जो जाली साबित हुई है कोर्ट के अंदर, जो कोर्ट के अंदर उन्होंने पेश की थी उसमें डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कार्रवाई कर सकती है और इसमें ये मैटर नैब सुप्रीम कोर्ट को भी रेफर कर सकती है क्योंकि सेक्शन है 476 ज़ाब्ता फौजदारी। अगर कोई अदालत के सामने झूठ बोलता है या कोई झूठा डॉक्यूमेंट ऐसा देता है जो गलत साबित हो जाता है तो उस सूरत में ये जो है सेक्शन 193, 194, 195 जो है पाकिस्तान पीनल कोड, उसके तहत भी इनको सजाएं हो सकती हैं और लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट खुद भी इसका ट्रायल कर सकती है। अच्छा, ये बताइएगा, क्या ये इसको साबित करना आसान होगा मरियम साहिबा की जानिब से कि ये ट्रस्ट डीड जाली नहीं है और ये ठीक है? देखिए, जब ये सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ जाती हैं और साबित हो जाता है कि ये जाली हैं, तो देखिए इंसान जो है वो तो झूठ बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलते। डॉक्यूमेंट जो हैं वो तो रिलाय करते हैं, वो जो एविडेंस है वो सारी की सारी सामने आ जाएगी। जब सामने आएगी तो जालसाजी साबित होने के लिए वो डॉक्यूमेंट ही काफी है शहादत के तौर पर। यानी कि जालसाजी पे आप कह रहे हैं कि 14 साल की सजा हो सकती है उनको? जी बिल्कुल। यानी कि मुश्किलात बढ़ने वाली है मरियम साहिबा की? जी, आने वाले वक्तों में और भी एक जो है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का भी मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, जो इन्होंने जज की जाली वीडियो दी है उसका भी एक मुकदमा तैयार हो रहा है जो अनकरीब दर्ज हो जाएगा।
अच्छा, तो ये जो उसमें सिर्फ मरियम नवाजी नहीं, उसमें शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अब्बासी साहब का वज़ीर आज़म वो भी शामिल, जो लोग उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, सारे के सारे लोग उसमें मुलव्वस हैं और उसमें 5 साल 5 मिलियन जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, वो जो आप वीडियो की बात करें, चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब आपका। फैसल साहब, फोरेंसिक कराने की बात थी, वो वीडियो जो कि मुबैना तौर पर मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी, क्या जिक्का हुकूमत करवाने जा रही थी? देखिए, जिस तरह बाजवा साहब ने बात की कि इन्होंने आपने जब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोर्ट्स में, अगर वो जेली डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करवाते हैं, ट्रस्ट डीड जो है वो जेली साबित होती है। और डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल सही बात बाजवा साहब ने की कि आप तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो झूठ नहीं बोलते। तो उसकी फ्रांसिक के बाद जो रिज़ल्ट आया तो वो डिक्लेयर्ड होगी कि वो डीड, जो ट्रस्ट डीड है वो जेली है। और इसी तरह जो आपने वीडियो की बात की, तो गवर्नमेंट ने तो अदलिया को इससे रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको एज ए इंडिपेंडेंट जो है, एक इदारा है अदलिया, और वो इसकी फ्रांसिक करवाए ताकि किसी का उंगली ना उठे हुकूमत की तरफ के हुकूमत इसकी फ्रांसिक करवा के शायद कोई अपना टारगेट अचीव करना चाहती है। अदलिया इसे इटसेल्फ जो है वो इसकी फ्रांसिक करवाए और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये वीडियो जेली है और जेली साबित होगी। और बाजवा साहब की बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, सही, यानी कि हुकूमत नहीं कराएगी अब फ्रांसिक। ये देखिए ना, वो तो इंस्टीट्यूशंस हैं, लिबर्टीज हैं, फ्रांसिक लिबर्टी है वो देखें, वो होनी प्रोसेस तो वहीं पे होना है, लेकिन जब कोई इंस्टीट्यूशन जो है अपनी सुपरविजन में करवा रहा आता है तो फिर उस हवाले से जरा चीजें और बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा वैसे साहब देखें, ये बात जो करी जाती है बार बार, देखें मरियम साहिबा की ज़बान जो है उसमें तलखियाँ बहुत घुल गई हैं। वो तो इल्ज़ामात लगाती हैं मौजूद अदालतों पे भी, मौजूद जजेस पर भी। अब ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह के नोटिस आते हैं, ज़ाहिर है वो तो ट्रस्ट डीड का मामला है, तो और कितने जहर जो हैं वो मज़ीद फैलेगा, कितनी उनकी ज़ुबान में मज़ीद तलखी घुलेगी, कितना ज़्यादा वो उनकी जो ज़ुबान है वो मज़ीद कड़वी हो जाएगी इस मामले के बाद। मैं गुजारिश करूंगा, देखिए यहाँ पंजाब में एक फिल्म बनी थी गुंडी रन, उसका बहुत बड़ा किरदार था। पंजाब का जो कल्चर है उसमें वो जो औरत थी वो हर शख्स को बेइज्जत करती थी, हर अदारे को बेइज्जत करती थी, थानेदारों को चपेड़े मारती थी, किसी ऑफिस में गई असिस्टेंट कमिश्नर के वहाँ बदतमीजी की और अपने उसने काम ले लेती थी और डराव धमका कर और धमकियां भी देती थी शरेआम। तो मैं चाहता हूँ मरियम नवाज साहिबा वो किरदार ना बने पंजाब का, वो जो एक सियासी एक वज़ीर आज़म की बेटी बनती हैं और वज़ीर आला एक बड़े उनके जो शहबाज शरीफ साहब हैं मंजे हुए सियासतदान, उनकी भतीजी बने। लिहाजा वो किरदार अदा ना करें जो फिल्म में एक उस औरत ने किरदार अदा किया है। मेरी गुजारिश होगी, इदारों की बहुत सारी इज्जत है, इदारों ही की वजह से आज पाकिस्तान कायम है, वरना इन सियासतदानों ने, इन करप्ट सियासतदानों ने जो है, इन्होंने ये जो खासतौर से स्पेशली पिछले 10 साल में लोग आए हैं, इन्होंने ये हमारा डेमोक्रेसी का निजाम सारा तबाह बर्बाद कर दिया, अवाम को गरीब से गरीब तर कर दिया लोगों ने। बिल्कुल सही। मरियम नवाज की जो जमा कराई गई डीड थी वो जाली साबित हुई है और नैब ने उनको 19 जुलाई को अब तलब भी कर लिया है। हमें निसार चीमा साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करें, ज्वाइन कर चुके हैं। निसार साहब, मरियम नवाज साहिबा को तलब किया गया, अभी आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ थे, माहिर कानून, वो कहते हैं कि अगर ये डीड जाली नहीं है और ये साबित ना कर सकी मरियम साहिबा तो उनको बड़ी सख्त सज़ा हो सकती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इन पे असल बात यह है कि देखें, नैब हो, हुकूमत हो, इनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ पूरी कौम देख रही है। नैब के मैं कुछ कहना नहीं चाहता, नैब के चेयरमैन साहब की जिस तरह की वीडियोज़ आई, किस हद तक वो जो है वो काबिल इत्मीनान रहे हैं, क्या अखलाकी पोजीशन है उनकी। नहीं सुन, मेरी गुजारिश सुन ले। ये इनकी अदालतों के जज जो सजाएं देने वाले हैं, जो उनकी वीडियो टेप्स आ रही हैं, क्या उसके बाद ये उनकी क्रेडिबिलिटी को रह जाती है? कोई अखलाकी साख बाकी है? बात यह है कि और जो हाई कोर्ट इनके बारे में, हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे जब मियां शहबाज शरीफ को उन्होंने ज़मानत पर रिहा किया, उन्होंने कहा जी कि ये नैब की एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज पॉलिसी से उसकी बदरीती का इजहार होता है। निसार साहब, मुझे बताएं, नून लीग को अदालतों पर एतमाद है या नहीं? जरा क्लियरफाई कर दें, आप लोगों को अदालतों पर एतमाद है या नहीं? हमें बिल्कुल एतमाद है, हमें बिल्कुल एतमाद है। इस तरह की ये नैब की अदालतों पे नहीं, हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल एतमाद है। और हमारे चूँकि दामन साफ़ है, हमारे हाथ साफ़ हैं, इसलिए हमें यकीन है अल्लाह ताला के फजल करम से कि हमें इंशाल्लाह वहाँ से रिलीफ मिलेगा। तो अदालतों में जाइए ना सर। देखें, आप लोग सियासतदान हैं, आप लोगों का एक मकाम है,
आप लोगों को लोग वोट देते हैं, ऐवानों तक पहुंचाते हैं, आप लोग उनके लिए रोल मॉडल हैं। अगर आप लोग इस तरह की बातें करेंगे तो लोगों को क्या इससे मिलेगा? लोग तो यही सोचेंगे कि हमारी अदालतें भी सही नहीं है, इदारे भी सही नहीं है, मुआज़िज़ भी सही नहीं है। ना हम तो समैया, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि हमें अदालतों पे इंसाफ की तवक्को है। इंसाफ हमें मिलेगा क्योंकि हमारा दामन साफ है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। ये जो हैं अदालतें, नैब की अदालतों के जज साहब जो हैं, उनकी वीडियो टेप्स आने के बाद कोई अखलाकी पोजीशन रह जाती है, उनकी कोई अखलाकी साख रह जाती है? मुझे बताइए। नहीं, मगर आप मुझे ये बताइए ना सर, मुकम्मल तहकीक नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही JIT कायम हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही नैब ने तमाम तर कार्रवाई शुरू की थी। फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं, वहां से रिलीफ मिलता है, तो फिर तो आप लोग मुतमईन होंगे ना। चले ये सवाल, चले मैं जवाब लेती हूँ सर, ब्रेक ले लूं। हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सर, आप सही से जगह, हम आपसे जवाब लेते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और चीमा साहब के लिए मैं सवाल छोड़ गई थी। चीमा साहब, सवाल तो आपने सुन लिया था सर, ज़रा जवाब कंटिन्यू कीजिए। जी देखें, मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, उसकी तरफ आने से पहले मैं अभी ये शफकत महमूद साहब जो आप दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखाई उनकी, जी, वो फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अपने गैर मुल्की दौरों में 1 अरब और इतने करोड़ रुपया खर्च किया, और लंदन के दौरों में 22 करोड़ रुपया खर्च किया, यानी कोई 2 अरब रुपए से ज्यादा खर्चा इन्होंने किया। 2 अरब रुपए से ज्यादा कभी ना कभी, बाकी भी ये शामिल कर लें, कोई 2-2.25 अरब रुपया खर्चा हुआ इनका। जरा गौर करें कि इनको पता नहीं, इनका ज़मीर मुलामत नहीं करता, सरजश नहीं करता। ये इनका सिर्फ एक कदम, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक डिसीजन इनका, ज़रा गौर करें, जिसकी वजह से इस कौम के ऊपर इन्होंने 1400 अरब रुपए का इन्होंने टीका लगाया। 1400 अरब रुपए कौम के ऊपर इन्होंने डाल दिया है, इस गरीब कौम पे, जो इन्होंने करेंसी को डिवैल्यू किया है। मैं प्रॉपर्ली आ रही हूं IMF के रिपोर्ट के साथ। मैं डॉलर की कीमत, आप सवाल पर आ जाए, मैं आ रही हूं, मैं डॉलर की कीमत पर भी आ रही हूं, मैं महंगाई पर भी आ रही हूं। पूरी रिपोर्ट है मेरे पास IMF की। आप जरा मेरे साथ सवाल के जवाब दें, फिर उस पर भी आपका टेक लूंगी। जी, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, काश के ये इदारे ऐसे हों जो अकाउंटेबिलिटी करने पे मामूर हैं, कि उनके ऊपर एतमाद हो कौम का, और उनका तरीक़ेकार इस तरह का हो कि अकाउंटेबिलिटी का पूरा अमल जो है, पूरा प्रोसेस वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, अक्रॉस दी बोर्ड हो। ये तो वन साइडेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, टारगेटेड है, आपको पता है। और हाई कोर्ट के जो मैं बता चुका हूँ आपको, हाई कोर्ट ने जो इनके बारे में कहा है कि इनकी एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज पॉलिसी से इनकी बदनीति का इजहार होता है। देख लें, जरा गौर करें, हाई कोर्ट के अल्फाज है। और जो कुछ ये इनके जज साहिबान की वीडियो टेप्स आ रही हैं, इसके बाद क्या अखलाकी साख रह जाती है? लेकिन बात ये है कि यही हाई कोर्ट्स हैं जहाँ से आपको रिलीफ भी मिलता है, और उस वक्त आपको रिलीफ अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो रिलीफ होता है। लेकिन उसके बाद देखें, नैब का इदारा भी, नैब की अदालत, ये इदारा आपके दौर में था ना सर, आपने क्यों नहीं खत्म किया? बार बार इस इदारे को काला कानून कहने से तो मामला खत्म नहीं होगा। चले ठीक है, समिया, मैं मानता हूँ कि हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हमसे कोताहियां हुई हैं। हमें इस बारे में जो कानून साजी करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की। बदल करना चाहिए था, जो तरमीम लानी चाहिए थी, वो नहीं लाई। चलें, अच्छी बात है कि आपने गलती तस्लीम कर ली। जरा सर एक खबर पर और बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकरीरी का मामला था। आज भी पार्लिमानी का इजलास हुआ, जो कि बिल्कुल ही बेनतीजा साबित हुआ। 2 मेंबरान की तैनाती थी, जिस पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब ना हो सके, किसी भी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। शीरी मज़ारी साहिबा ने उसके बाद बात की और उन्होंने ये कहा कि कई जो हमने कमेटी जो नाम दे रही है वो तमाम दर वज़ीर आज़म को हमने भेज दिए हैं, कोई भी नाम जो है उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका है, डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी है अरकान की तैनाती के लिए। अब निसार चीमा साहब, आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि आपका नाम भी राना सनाउल्लाह के बाद इसके लिए दिया गया है मेंबर के लिए। मामला क्या है, क्यों डेडलॉक का शिकार है तमाम तर मामले? देखिए, डेडलॉक का शिकार इसलिए है कि हुकूमत में वो इंसाफ नहीं है। तहरीक इंसाफ ने कभी इंसाफ से काम नहीं लिया। इन्होंने हमेशा तंग नज़री का मुजाहरा किया है, कभी इनको फ़राख दिली की तौफीक नहीं हुई। देखें, असल बात यह है कि इन्होंने जो नाम दिए,
इन्होंने जो खुद नाम दिए, ये मेरे पास ये लिस्ट है जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बिहाफ पे जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने नाम भेजे लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि हमारी तरफ से ये नाम है फॉर कंसिडरेशन। उन्हीं में से एक नाम अपोजिशन ने उठाया कि ठीक है जी, इनको कर लें मेंबर सिंध के लिए। सिंध के लिए इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो होने हैं, इनको इन्हीं में से कर लें जो उन्होंने हुकूमत ने नाम दिए। जब इन्होंने देखा कि ये तो ये नाम इन्होंने पिक कर लिया, तो ये इन्होंने यूटर्न ले लिया जो अपनी रवायत के मुताबिक। मुझे समझिया वो याद आ गया कि कैबिनेट मिशन प्लान, जरा शेयर करेंगे आप? वो नाम था जस्टिस अब्दुल रसूल मेमन साहब। अच्छा। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रसूल मेमन, ये नाम उन्होंने दिया था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने वज़ीर आज़म की बिहाफ पे दिया था। जब यह कि हमने वो नाम हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने कहा जी ठीक है, तो उन्होंने कहा जी नहीं ये तो नई लिस्ट आ गई है, उसमें तो ये नाम शामिल नहीं है। ये अंदाज़ा कर लें कि चले पूछ लेती हूँ ना, फैसल साहब तो बैठे हैं हमारे साथ, क्या वाकई जो आप कह रहे हैं मामला ऐसा ही है? फैसल साहब, वाकई यूटर्न लिया आप लोगों ने अपने ही नाम पर? अगर उन्होंने वो नाम चूज किया तो आप लोगों ने यूटर्न ले लिया? देखिए, मैं इस कमेटी का जो फैसला हुआ है और शीरी रहमान साहब ने जो उस पर वजाहत दी है, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जो शीरी मज़ारी साहब, तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के इस पे सेशंस हुए, डिस्कशन हुई, लेकिन किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। अगर गवर्नमेंट ने कोई नाम दिया होता और अपोजिशन ने उसको एक्सेप्ट किया होता तो इसका मतलब तो ये था कि इनका आपस में इत्तफाक हो गया। जब इत्तफाक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो भी नाम थे, नाम अब मंजर आम पे आ जाएंगे, जो भी नाम थे उस पर इत्तफाक ना होने की वजह मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो इस बात पे डटी हुई है कि ये जितना डिले हो उतना अच्छा है। हालांकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जो हैं वो फाइनलाइज आसान तरीके के साथ उसमें बेहतर काम कर सके। आप ये कह रहे हैं डेडलॉक का शिकार इसीलिए अपोजिशन की तरफ से? फैसल साहब, डेफिनेटली अपोजिशन की वजह, आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने आप उसकी वजाहत किया देखें, उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि अपोजिशन जो है वो अपनी बात पे डटी होने की वजह से जो है आगे बात नहीं बढ़ सकी। पॉइंट टेकन। चीमा साहब, वक्त कम है सर, अब महंगाई पे बात कर लूं मैं सर आपकी इजाजत से? महंगाई पे बात कर लूं बोलने थे तो, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई बात करना सब बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो आदाद शुमार दिए गए इस फाइनेंस बिल के हवाले से IMF ने तमाम चीज़ें खोल के लोगों के सामने रख दी हैं। और अब पाकिस्तान की मईशत पर जो IMF ने रिपोर्ट जारी की है वो कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान ने सिगरेट, चीनी और सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। जनाब, प्रॉपर्टी की कीमतें मार्केट वैल्यू के करीब लाने की यकीन दहानी कराई गई है। टैक्स मराहत और छूट ख़त्म करने पर इत्तेफाक हुआ है। रियल इस्टेट सेक्टर और ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने की यकीन दहानी कराई गई है। पाकिस्तान ने दरामद गैस और लग्जरी अशिया पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। आलमी मालियाती इदारे की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का कानून दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बिजली की कीमत का नया टैरिफ अगस्त 2019 में जारी किया जाएगा। नेपरा 2020 के बिजली के टैरिफ का ऐलान सितंबर 2019 में करेगा और नेपरा की खुद मुख्तारी का बिल दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान ने बिजली की पूरी पैदावारी कीमत सारिफीन से वसूल करने का फैसला किया है और बिजली की पूरी कीमत वसूल करने से गर्दिशी कर्जा ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान गैस सेक्टर के वाजिबात की वसूली यकीनी बनाएगा। गैस वाजिबात की वसूली का प्लान सितंबर 2019 में पेश किया जाएगा और ओगरा की खुद मुख्तारी का तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। रवां साल महंगाई की जो शरह है जनाब वो 13% तक जाएगी और अगले साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.3% रहेगी। रवा साल पाकिस्तान का बजट खसारा 7.3% रहेगा और आइंदा साल पाकिस्तान का बजट खसारा 5.4% रहेगा। और पाकिस्तान को FATF की सिफारिशात पर अक्टूबर 2019 तक अमल करना होगा। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो बिल है दिसंबर 2019 में पेश करना होगा और गर्दिशी कर्जे खात्मे का प्रोग्राम सितंबर 2019 से पेश किया जाएगा। ये वो मामलात हैं। और कुछ टैक्सेस की बात भी कर लेती हूँ। 515 अरब की टैक्सेस का पार्लियामेंट को बताया गया और तकरीबन 733 अरब से ज़ायद के टैक्सेस हैं जो लगा दिए गए हैं आवाम पर। और ये नए टैक्सेस जो हैं महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान लाएंगे। तो फैसल साहब, वो बताया गया पार्लियामेंट को, जो बताया गया आवाम को,
उससे तो बरक्स है, अब तो मजीद 2.5 रुपए फी यूनिट जो है वो बिजली बढ़ेगी। तो कहाँ जाएंगे आवाम? क्या है ये नया पाकिस्तान? देखिए, सबसे पहली बात यह है जो आपने बात की, अगर उसी बात से इत्तफाक किया जाए जो रिपोर्ट है और रियलिटी है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं, अगर इसी को फोकस किया जाए तो इससे ये जहर होता है कि आने वाला जो साल है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 होगा, उसमें पाकिस्तान जो है उसमें बेहतरी आएगी, महंगाई की शरह कम होगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, गर्दिशी कर्जे जो हैं वो कम होंगे। और कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन FBR ने, तो उन्होंने उस साफियों से बड़ी क्लियर बात की कि आप बताएं कि चीनी के अलावा हमने किस चीज पे कोई एक्स्ट्रा जो है नया टैक्स लगाया है। हमारी तो किसी के पास कोई जवाब तक नहीं। तो भाई बंदे क्या बोलेंगे या नुमाइंदे क्या बोलेंगे या साफी क्या बोलेंगे? वही बात कर रहा हूं। अब हम कहें तो क्या कहें? आप कह रहे हैं कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए। ये 733 अरब के जो टैक्सेस हैं ये किसने लगाए? कल चेयरमैन FBR साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस बात की मैंने देखी है सर, गवाही देती है कि कल जब उन्होंने कहा कि बजट में सिवाय चीनी के कोई एक भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया गया। जो अफवाहें फैलाई जा रही थी मुख्तलिफ टैक्सेस के हवाले से, वो सिर्फ अफवाहें हैं, उनका हक़ैक़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। और जो IMF ने रिपोर्ट पेश की, इसमें भी तीन चीज़ों का जो जिक्र किया गया वो रियलिटी है। अगर इनको ऑन ना किया जाए और इसमें एक्स्ट्रा कलेक्शन ना की जाए तो मुल्क किसी भी सूरत में बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। बेहतरी के लिए यकीनन हमें कुर्बानी की ज़रूरत है, कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन जब अगले साल का बजट पेश हो रहा होगा तो उसमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि महंगाई की शरह जो है वो 13%। सर मुझे ये बता दें, हम बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे तब भी हम यही सुनते रहेंगे मुल्क की मईशत नाजुक दौर से गुजर रही है। ये मुल्क की मईशत कब ठीक होगी और कब तक आवाम कुर्बानियां देती रहेगी? जो आपने IMF की रिपोर्ट आपने पेश की और अवान में पेश की, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं, मैं उससे हटके तो बात ही नहीं कर रहा। अगर उसी को मद्देनजर रखा जाए तो एक साल में आपको पाकिस्तान में बेहतरी नजर आती है। चलें जी, एक साल बेहतरी ठीक है, मुश्किल है और मुश्किल हालात की जो वजह है वो तो आप निसार साहब से ज्यादा, मेरे से ज्यादा बेहतर उसकी वजाहत कर सकते हैं कि उसकी बुनियादी वजह क्या है। जी निसार साहब, जो है पूछ लेते हैं ना, आप लोग तो यही कह रहे हैं एक साल में हालात सही हो जाएंगे। बिल्कुल सही निसार साहब, एक साल में हालात ठीक हो जाएंगे, घबराना नहीं है आपने। जी बिल्कुल, अवाम की चीखें इन्होंने पहले निकाल दी हैं, अब मुझे तो लगता है कि जान भी निकालने के चक्कर में हैं। अवाम के साथ पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, अवाम से किस चीज़ का ये बदला। तो आप लोगों की वजह से हो रहा है। बिल्कुल अम्मा जी, बिल्कुल हमारी वजह से ये हो रहा है कि हमने अपने पूरे 5 साल के दौरान ना गैस की कीमत बढ़ाई, ना बिजली की कीमत बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत स्टेबल थी, डॉलर देखें कितना स्टेबल था, पूरी इकॉनमी स्टेबल थी। इन्होंने अपनी नाअहली और बदइंसामी की वजह से पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आज हालत ये है कि ये जिस तरह मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि शफकत महमूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इधर उधर से अदाद शुमार पेश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पता नहीं इनको क्यों ख्याल नहीं आता, कोई ज़मीर की खर्च महसूस नहीं होती कि ये देखें ये 2 अरब रुपए की बात कर रहे हैं। इन्होंने डॉलर की कीमत बढ़ा के 40 रुपए बढ़ा के, जो आज तक हमारी मुल्क की तारीख में एक नया रिकॉर्ड है। जब 35 अरब का कर्जा चढ़ाकर आप लोग जाएंगे, खजाना खाली करके जाएंगे, तो क्या करेंगे बेचारे ये हुकूमत? कर्जा तो देना है ना सर, किस्त अदा करनी है। खजाना खाली नहीं था समिया, खजाना खाली नहीं था, इनका ऊपर वाला चैम्बर खाली है, नायल है। बदइंसामी की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से ये मुल्क को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। 40 रुपए जो इन्होंने डॉलर की कीमत बढ़ाई है, उसकी वजह से इस गरीब मुल्क पे 1400 अरब रुपए का जो है वो एक एडिशनल बर्डन पड़ा है। और जो आवाम के ऊपर मुसलसल बम गिरा रहे हैं गिरानी के, महंगाई के, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। देयर इज नो एंड टू इट। कोई समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ, 2 सवाल मैंने ऐवान में भी किए थे। पहले ये बता दें कि अपनी नाअहली और बदइंसामी का मलबा कब तक पिछली हुकूमतों पर डालते रहेंगे? ये बता दें कि 10 महीने 11 महीने से यही राग लाभ रहे हैं। यही होता है जब आप लोग आए थे, आप लोग पीपल्स पार्टी में मलबा डालते रहे। आप PTI आइए वो आप पर डाल रही है, अगली हुकूमत आएगी वो PTI पर डालेगी। चले ठीक है, अभी तो 1 साल हुआ है ना, अभी तो 1 साल हुआ है, 5 साल तो दे दें। फिर अगर ना कर सकें तो फिर क्या होगा? फिर हमारे साथ जो अपोजिशन के साथ समिया जो चाहे करे, समिया अपोजिशन के साथ जो चाहे करे, अवाम के साथ ये जुल्म ना करे। चले इतना दर्द है ना आपको अवाम का, अवाम के लिए भी कुछ सोच लें आप लोग। पर चले ठीक है, पॉइंट टेकन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल अयाज साहब, निसार चीमा साहब। लेकिन बात ये अवाम का कौन है? सब अपना अपना सोचते हैं और जब हुकूमत के टाइम खत्म हो जाता है, हुकूमत चल बनती है और फिर कहती है कि जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो पिछली हुकूमतों का किया दर है।
और बेचारी आवाम वो तो कुर्बानियाँ देती ही आई है और देती ही रहेगी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।